हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? अच्छा चल रहा है? और घर पे शानदार मौसम के दौरान पढ़ने का आनंद भी अलग हो रहा होगा, है ना? तो नो डाउट पढ़ाई करनी है, डिस्टर्ब नहीं होना, ज़्यादा मस्ती नहीं करनी। ठीक है, मॉर्निंग में क्लास हो जाती है, दिन में रेस्ट हो जाता है, शाम को रिवाइज हो जाता है। थोड़ी देर खेल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर खेलने से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल अपन ने नॉन एलिलिक, गैर एलिलिक जो अंतःक्रिया थी उसके दौरान इनहिबिटरी जीन की बात कर ली थी अपन ने। ठीक है, आज अपन नंबर 2 बात करते हैं। कौन सी? संदमक जीन। तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन ही चलेगा अपना, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन। क्या मतलब इसका? गैर एलिलिक जीन अंतःक्रिया, इसमें नंबर 2 इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी जीन कहो या संदमक जीन कहो, एक ही बात। संदमक जीन। ठीक है, क्या है इनहिबिटरी जीन? कोई गैर एलिलिक जीन, एक आनुवंशिक घटना है ये इनहिबिटरी जीन वाली। इसमें कोई नॉन एलिलिक जीन होती है, वो अपने कार्य के लिए अप्रभावी रहती है सामान्यतः, लेकिन एपिस्टेसिस के संदर्भ में अगर उसकी बात की जाए, एपिस्टेसिस का मतलब हो गया अगर वो खुद डोमिनेंट फॉर्म जो है किसी दूसरी डोमिनेंट की फॉर्म के साथ आती है तो भी वो उसके ऊपर, दूसरी वाली के ऊपर एपिस्टेटिक अफेक्ट दर्शाती है। खुद कैसी है? रिसेसिव है। रिसेसिव है तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप आएगा रिसेसिव का, वो रिसेसिव फिनोटाइप उस एलील के साथ जो है वो देखा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी वाली जो जीन है वो अगर डोमिनेंट आ जाती है और पहले वाली जो एपिस्टेटिक अफेक्ट दर्शा रही थी डोमिनेंट फॉर्म में, अगर वो रिसेसिव होती है तो फिर प्रभाव किसका आएगा? दूसरी जीन का आता है। ठीक है, पहले डेफिनेशन, उसके बाद जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन देखें पहले। यह एक आनुवंशिक घटना है, यह एक आनुवंशिक घटना है जिसमें एक जीन अपने कार्य के लिए अप्रभावी होती है। एक जीन अपने कार्य हेतु अप्रभावी होती है। ठीक है जी, परंतु किसके संदर्भ में? एपिस्टेसिस के संदर्भ में। परंतु एपिस्टेसिस के संदर्भ में यह अपना कार्य दर्शाती है। उदाहरण है इसका, धान की फसलों में पत्तियों में वर्णकता। धान फसल की पत्तियों में वर्णकता। इस एग्जाम्पल को समझें, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि एक जीन होती है पी जीन। पी जीन ये अपना कार्य दर्शाएगी
कलर कैसा देगी ये? बैंगनी कलर पत्तियों को, बैंगनी कलर आएगा पत्तियों का। लेकिन जो आई जीन होती है, आई जीन, ये क्या कहलाती है? इनहिबिटरी जीन कहलाती है। ठीक है, सामान्यतः कोई कार्य नहीं है, लेकिन एपिस्टेसिस के संदर्भ में कार्य दर्शाती। ठीक है, तो क्या बोल दिया? अपने कार्य हेतु अप्रभावी। कहने का मतलब क्या क्या फॉर्म बन रही थी, कल ही मैंने समझाया था। डाई हाइब्रिड के संदर्भ में यहाँ पर वेरिएशन आएगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड कौन सा आया था? याद करो, मेंडल के डाई हाइब्रिड राउंड और येलो आया था, यहाँ पर डैश डैश लगा दो। इसके बाद अपन बात करें तो राउंड और कैसा आया था? ग्रीन आया था। इसके बाद बात करें तो रिंकल्ड और कैसा आया था? येलो आया था। इसके बाद अपन बात करें तो आर आर वाई वाई, ये फॉर्म बनी थी, हाँ या ना? 9 ये बने थे, 3 3 3, ये रूप बनते हैं डाई हाइब्रिड के फिनोटाइप के। यहाँ पर क्या वेरिएशन आएगा? मैंने क्या कहा? आई जीन। ठीक है, कोई आई जीन है, वो क्या है? अपने कार्य हेतु अप्रभावी है, लेकिन एपिस्टेसिस के संदर्भ में वो प्रभावी बन जाती है, अपना कार्य दर्शाती है। जैसे इसको अपन ने क्या मान लिया? वाई को अपन ने इसको पी जीन मान लिया। इसका मतलब ये फॉर्म जब आएगी तो पर्पल कलर आएगा, और बाकी की जो फॉर्म आएंगी, मैंने क्या बोला? अपने कार्य हेतु अप्रभावी होती है। अप्रभावी का मतलब हरा कलर आएगा। और अगर जो आई जीन है, आर की जगह क्या मान लिया? आई जीन। अगर आई जीन आ जाती है तो वो एपिस्टेटिक अफेक्ट दर्शाती है, अपने सामने वाले के ऊपर बैंगनी कलर नहीं आने देगी। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्म बनती हैं देखें, आई डैश पी डैश, एक फॉर्म तो ये बनेगी भैया। ठीक है, दूसरी बनेगी आई डैश स्मॉल पी, एक फॉर्म ये बनेगी। कोई दिक्कत? अगली फॉर्म कौन सी बनती है? रिसेसिव वाली ले लो, स्मॉल आई स्मॉल पी, उसमें भी वही अप्रभावी अफेक्ट आएगा, अप्रभावी प्रभाव देखा जाएगा। और चौथी फॉर्म कौन सी बन जाएगी? वो बन जाती है स्मॉल आई कैपिटल पी और पी डैश। ठीक है, ये कलर कैसा देगी? बैंगनी, पर्पल कलर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कैसा आया? ग्रीन आया। यहाँ भी कैसा आया? ग्रीन आया। अप्रभावी का कैसा आता है? वही ग्रीन आता है। कहने का मतलब 3 फिनोटाइप जो हैं वो एक प्रकार के आते हैं। कितने कितने हैं ये? अपने को पता है, ये तो 9 होता है, ये 3 होता है। ऐसा कितना आता है? रिसेसिव 1 आता है, और पहला जोड़ा रिसेसिव, दूसरा प्रभावी, ये कितना आता है? 3 आता है। तो रेशियो क्या निकल गया? 9 3 1। ये जो 13 है, ये 13 तो क्या आ जाएंगे? ग्रीन आ जाएंगे, हरे आ जाएंगे। और ये 3 क्या हो गए? पर्पल हो गए। ठीक है, तो इनहिबिटरी जीन का जो रेशियो आता है अपने पास में, वो इनहिबिटरी जीन का रेशियो क्या आएगा? रेशियो ऑब्टेंड हो जाएगा कितना? 13:3। इसमें 13 क्या है बच्चों? ग्रीन है, और 3 क्या है? पर्पल, बैंगनी है। ये तो हो गया ग्रीन, और ये 3 हो गए पर्पल। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाता है? इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन कहलाता है। एक बार फिर से समझ लो, एक आनुवंशिक घटना है जिसमें एक जीन अपने कार्य के लिए अप्रभावी होती है। अप्रभावी जो रूप आ रहा है वो कैसा आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल आई फॉर्म अगर आती है तो ये कैपिटल आई फॉर्म सामने वाले के ऊपर क्या दर्शाती है? बताओ, ये अप्रभावी है ना, ग्रीन आया। यहाँ पर अकेली आई है तो भी क्या है? ग्रीन ही आएगा। लेकिन ये आई पी के साथ में आ गई तो पी का कलर नहीं आएगा, फिर कैसा आएगा? अप्रभावी रंग ही आएगा, ग्रीन रंग आएगा। ठीक है, हरा कलर आएगा। लेकिन आई रिसेसिव आ गई और पी जो है वो डोमिनेंट आ गया, तो फिर कलर किसका आएगा? पी जीन का आता है। पी जीन का कलर कैसा होता है भैया? बैंगनी होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर अगली जीन अंतःक्रिया पढ़ते हैं अपन। नोट डाउन। हाँ बच्चों, इनहिबिटरी के बाद नंबर 3 आएगा अपना, कौन सा? डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, प्रतिरूप जीन अंतःक्रिया।
प्रतिरूप जीन अंतःक्रिया। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डेफिनेशन क्या है डुप्लीकेट जीन की? यहाँ पर दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है ये नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन में आपको, एक तो इनकी डेफिनेशन और एक इनका रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले एपिस्टेसिस देखा, उसके बाद में अपन ने जो है वो इनहिबिटरी जीन देखा। नंबर 3 आया है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन की डेफिनेशन बनती है कोई गैर एलिलिक जीन, कोई दो गैर एलिलिक जीन अगर एक साथ उपस्थित हों या अलग अलग भी उपस्थित हों, किस रूप में? प्रभावी रूप में, तो उनका लक्षण प्रारूप जो है वो एक समान आता है। और अगर रिसेसिव फॉर्म आएगी दोनों ही जीनों की तो फिर एक नया या अलग लक्षण प्रारूप जो है वो उत्पन्न होता है। तो पहले डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं अपन। डेफिनेशन क्या बन गया? दो गैर एलिलिक प्रभावी जीन एक साथ या अलग अलग उपस्थित होने पर एक समान लक्षण प्रारूप दर्शाती हैं। ठीक है, एक जैसा फिनोटाइप दर्शाएंगे। उदाहरण एग्जाम्पल है इसका, फल का आकार किसमें? शेफर्ड पर्स में। शेफर्ड्स पर्स किसको बोलते हैं? कैप्सेला को। बॉटनी में पढ़ा है ना कैप्सेला। शेफर्ड पर्स का मतलब होता है चरवाहे का बटुआ। चरवाहे का बटुआ। ठीक है, तो शेफर्ड पर्स में किसका रंग? वो फल की आकृति, फल की आकृति। देखें, इसमें दो प्रकार की जीन होंगी। ठीक है, दोनों अगर प्रभावी रूप से आएंगी तो जो फल की आकृति है वो त्रिकोणाकार की आती है, ट्रायंगुलर शेप की आती है। दोनों अगर अलग अलग उपस्थित होती हैं तो भी कैसी आती है? त्रिकोणाकार ही आती है। और दोनों अगर अप्रभावी रूप से उपस्थित होंगी, रिसेसिव फॉर्म में देखी जाएंगी, तो फिर शेप कैसी आ जाती है? यहाँ पर टॉप आकार आ जाता है। तो दो प्रकार के फल जो हैं वो यहाँ पर शेफर्ड पर्स में, चरवाहे का बटुआ जिसको कहा जाता है, इसके दौरान देखा जाता है। ठीक है जी, तो जीन इंटरेक्शन कौन कौन सा बन जाता है वो देख लें एक बार इसको। जैसे दो जीन मैंने बता दी, कौन कौन सी हैं, केस क्या क्या बनेंगे वो देख लें। ए एंड बी जीन अगर ये फॉर्म एक साथ आ जाए या अलग अलग आ जाए तो शेप कैसी आएगी? ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार। ट्रायंगुलर फल के आकार की बात हो रही है यहाँ पर, फल आकार। ठीक है, समवॉट कैसा होता है? इस टाइप का फल का आकार कहलाता है। और अगर ये रिसेसिव फॉर्म में आ जाती हैं, ए एंड बी ऐसे उपस्थित होती हैं, तो ये टॉप आकार बन जाएगा, टॉप शेप।
आकृति लिखा हुआ है ऊपर, और टॉप शेप कैसा होता है, समवॉट स्फेरिकल टाइप का, हेमिस्फेरिकल टाइप का ये कहलाता है। ठीक है, तो केसेज क्या बन जाएंगे डाई हाइब्रिड के रेस्पेक्ट में, इन जीनों के केसेज बनते हैं ए डैश बी डैश, ये आ जाए 9 ऐसे बनते हैं। 3 कैसे बनते हैं, ए डैश स्मॉल बी ऐसे बनते हैं। 3 कैसे बनते हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी और डैश। और एक कैसा बनता है, स्मॉल ए स्मॉल बी। अरे ये कहाँ से आ रहे हैं पता है ना, वही राउंड येलो वाले कैसे से आ रहे हैं, 9:3:3:1। उसमें ये क्या थे, दोनों डोमिनेंट। अब उन दोनों डोमिनेंट के साथ में दोनों डोमिनेंट और भी आ सकती हैं या रिसेसिव फॉर्म भी आ सकती हैं। तो 4 केसेज बने थे इसमें जीनोटाइप के अलग अलग। यहाँ पहली जीन डोमिनेंट, दूसरी रिसेसिव, पहली रिसेसिव दूसरी डोमिनेंट, और दोनों ही कैसी, रिसेसिव। हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या बोलें, क्या बोला अपने डेफिनेशन में, 2 गैर एलिलिक जीन जो हैं, नॉन एलिलिक जीन डोमिनेंट फॉर्म में एक साथ आ जाएं या अलग अलग आ जाएं, सबका आकार क्या आता है, फिनोटाइप क्या आता है, एक जैसा ही आता है। तो ये भी कैसा है, ट्रायंगुलर। ये भी कैसा आएगा, ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार। ये भी कैसा आएगा, ट्रायंगुलर। लेकिन ये कैसा आ जाएगा, टॉप शेप, टॉप शेप का आ जाता है। तो ट्रायंगुलर कितने हो गए, 9 3 3 15 तो क्या हो गए, ट्रायंगुलर। 15 तो हो गए त्रिकोणाकार। और एक क्या आ गया, टॉप शेप। तो रेशियो क्या आ जाता है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में, रेशियो आ जाएगा 15:1। ठीक है जी, 15 क्या है, ट्रायंगुलर, और एक क्या है, टॉप शेप। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है नो गैर एलिलिक जीन अंतःक्रिया में आपको, एक तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो याद रखनी है, और दूसरा इनका रेशियो क्या आता है वो याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल से इसलिए बता दिया कि याद करने में आपको आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने इसी डेफिनेशन को इस फिनोटाइप की जो जीनोटाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं उन जीनोटाइप के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है भैया, तो ये अपने डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है, इसको नोट डाउन करें, फिर अगला पढ़ते हैं अपन। हाँ तो बच्चों, अगली जीन अंतःक्रिया, सबसे पहले एपिस्टेसिस, नंबर 2 इनहिबिटरी, नंबर 3 डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन अपन ने देखा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री की, पूरक जीन अंतःक्रिया की। नेक्स्ट देखें, नंबर 4 आ जाएगा कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। क्या बोला इसको, पूरक जीन अंतःक्रिया, पूरक जीन कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहा जाता है। इंटरेक्शन का मतलब अंतःक्रिया होता ही है। डेफिनेशन क्या है, किसी गैर एलिलिक, नॉन एलिलिक प्रभावी जीन तभी एक्सप्रेस हो पाती है, तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगी जब उसके साथ में क्या आ जाए, दूसरी गैर एलिलिक प्रभावी जीन आ जाए। ठीक है जी, बाकी के जितने भी केस बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, अप्रभावी फिनोटाइप वाले होंगे। मैंने क्या बोला, कोई एक प्रभावी जीन जो है दूसरी प्रभावी जीन के साथ आएगी तो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। इसका मतलब है 9 जो बनेंगे ए डैश बी डैश, तो ये 9 कैसे होंगे, एक फिनोटाइप वाले, बाकी सारे कैसे होते हैं, एक फिनोटाइप वाले। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है जी, तो आ जाएं बात कर लें कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के डेफिनेशन की। एक प्रभावी गैर एलिलिक जीन जीन दूसरी प्रभावी
गैर एलिलिक जीन की उपस्थिति में ही प्रदर्शित हो पाती है। ठीक है जी, ये तो डेफिनेशन है इसकी। उदाहरण क्या है इसका? मीठे मटर में पुष्प का रंग। मीठे मटर में पुष्प का रंग। और ये मीठा मटर कौन है भाई? लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है जी। यहाँ पर एक जीन P है और एक जीन C है, तो कोई सी भी डोमिनेंट मान लो, इनमें दोनों ही क्या हैं? दोनों ही गैर एलिलिक डोमिनेंट हैं। तो दोनों के एक्सप्रेशन के लिए क्या जरूरी है? दोनों प्रभावी रूप में साथ साथ आनी चाहिए, और बाकी का जितना भी जीनोटाइप है वो फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा? अप्रभावी आएगा। ठीक है, तो क्या क्या रूप बन जाएगा इनका? देखें आप, P एंड C ये दोनों साथ आती हैं तो कलर कैसा आएगा? बैंगनी। ठीक है जी। और अदर फिनोटाइप कैसे आ जाएंगे? अन्य लक्षण प्रारूप कैसे आते हैं? सफेद, श्वेत। तो केसेस क्या क्या बनेंगे? P डैश C डैश कितने होते हैं? 9 होते हैं। 3 कैसे होते हैं? P डैश स्मॉल c ये होते हैं। 3 कैसे होते हैं? स्मॉल p P कैपिटल C और यहाँ पर डैश आ जाएगा। और एक कैसा होता है? स्मॉल p स्मॉल c। बोलो जी, दोनों डोमिनेंट साथ आएंगी तो पर्पल कलर आएगा, बैंगनी कलर आएगा। बाकी सब में कैसा आएगा? बाकी सब में वाइट आएगा। तो पर्पल किस में आता है? 9 में, तो 9 तो हो गए पर्पल, और ये कितने हो गए? 3 और 3 और 1 कितना हो जाता है टोटल? 7। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का, वो रेशियो अपने पास में क्या आ गया? रेशियो अपने को ऑब्टेंड हो गया 9:7। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो कहलाता है। याद क्या क्या रखना है भैया? तो याद के रूप में एक तो ये रेशियो याद रखना है, दूसरा ये डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करें। इसके बाद अगला जीन इंटरेक्शन देखते हैं। हाँ बच्चों, अगली जो है जीन नॉन एलिलिक जीन अंतःक्रिया है, उसमें नंबर 5 आ जाएगी। कौन सी? सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन या सिंपली जीन कह दो। अनुपूरक जीन कहा जाता है इसको, अनुपूरक जीन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डेफिनेशन क्या है इसकी? परिभाषा, कोई गैर एलिलिक जीन जो है वो अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दर्शाती है। लेकिन जो दूसरी गैर एलिलिक जीन है वो पहली वाली जीन के ऊपर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ए जीन है, बी जीन है। ए जीन अगर अकेली आती है तो अपना कार्य दर्शाती है ये, ठीक है। और अगर बी जीन जो है ये अपने कार्य के लिए किसके ऊपर निर्भर करती है? ए के ऊपर निर्भर करती है। कहने का मतलब है ये दो डोमिनेंट एक साथ आएंगी तो एक फिनोटाइप आएगा, हाँ या ना। और अगर ये बी जीन अलग से आ गई तो ये अपना फिनोटाइप दर्शाएगी, ए जीन अलग से आ गई तो अपना फिनोटाइप दर्शाती है। ठीक है जी। इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, मैंने क्या बोला वापस समझो इसको। सप्लीमेंट्री जीन, एक जीन अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक है जी। अगर वो एकल रूप में प्रभावी रूप में आ जाती है तो अपना फिनोटाइप वो दर्शाती है। लेकिन दूसरी जो जीन है
उसका एक्सप्रेशन किसके ऊपर निर्भर करता है? उसका एक्सप्रेशन निर्भर करता है पहली वाली डोमिनेंट के ऊपर। पहले परिभाषा लिखें, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं अपन। परिभाषा बन जाएगी, एक गैर एलिलिक जीन अपने कार्य हेतु स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है, ठीक है जी। परंतु अन्य गैर एलिलिक जीन अपने कार्य हेतु प्रथम जीन के ऊपर, इस वाले जीन के ऊपर निर्भर करती है। प्रथम जीन के ऊपर निर्भर होती है। उदाहरण देखो, उसके बाद और समझते हैं इसको। उदाहरण हो जाएगा, बीजावरण का रंग किसमें? लैब में। सीड कोट कलर, सीड कोट का मतलब बीजावरण, सीड कोट कलर इन इसमें लैब। और लैब एक मेंबर है इसका, बीन का, जो राजमा होता है। इस राजमा का ये मेंबर है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फेबिएसी। फेबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें एक जीन जो है वो पी जीन कहलाती है, दूसरी जीन जो है वो सी जीन कहलाती है, ठीक है जी। पी जीन अकेले आएगी तो अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से दर्शाती है, लेकिन जो क्यू जीन है वो क्यू जीन पी जीन के ऊपर निर्भर करेगी अपना प्रभाव दर्शाने के लिए, ठीक है। तो आ जाए, इसकी अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल बन गया, पी जीन कैसा कलर? पर्पल कलर, ठीक है। Q एंड P दोनों साथ आती हैं तो एक नया फिनोटाइप आता है, नया लक्षण प्रारूप। ठीक है जी। ये जो P जीन है इसकी वजह से कलर कैसा आता है, फिनोटाइप यहीं लिख देता हूं मैं आपको, ब्लैकिश पर्पल, काला बैंगनी, ब्लैकिश पर्पल। लेकिन अगर ये दोनों साथ आई हैं, क्योंकि Q तो अपना प्रभाव इसकी उपस्थिति में दर्शाएगी, दोनों साथ आती हैं तो कलर कैसा आएगा? रेडिश पर्पल, लाल बैंगनी, ठीक है जी। और अदर जो रूप बच जाते हैं, अदर फॉर्म, वो कैसी आती हैं? ब्राउन आती हैं। तो केस क्या क्या बनते हैं? पी डैश क्यू डैश आ जाए, नो तो ऐसे बनते हैं। 3 कैसे बनते हैं? पी अकेला आ जाए तो पी डैश स्मॉल क्यू, ये फॉर्म 3 बनती है। 3 कैसे बनते हैं? पी तो स्मॉल आ जाए, हाँ या ना, और क्यू कैसा आ जाए? कैपिटल, ये डैश हो जाएगा यहाँ पर। और एक कैसा बन जाता है? स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। एक केस ऐसा बन जाता है। मैंने क्या कहा था? पी जीन
अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र है, तो ये 3 कैसे आएंगे? ब्लैकिश पर्पल, ब्लैकिश पर्पल। क्यू जीन पी के ऊपर निर्भर करती है, प्रभावी पी के ऊपर निर्भर करती है। क्यू के साथ में प्रभावी पी नहीं है तो अप्रभावी रंग आएगा। अप्रभावी रंग कैसा आता है? ब्राउन कलर। ठीक है जी। तो क्यू के साथ में डोमिनेंट नहीं है तो इसका भी कैसा आ जाएगा? अप्रभावी रंग ही आ जाएगा, ब्राउन कलर। और क्यू और पी दोनों साथ आ गई प्रभावी रूप से, तो कलर कैसा बन जाएगा? क्यू एंड पी साथ आने पर रेडिश पर्पल, रेडिश पर्पल। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तो अपन ने क्या देखा? 3 और 1 4, ये क्या बन जाते हैं? ब्राउन। तो 4 तो हो गए ब्राउन कलर। ब्लैकिश पर्पल कितने हैं? 3। रेडिश पर्पल कितने हैं? 9। तो अपने पास रेशियो कितना आ गया? अपने को रेशियो यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो जाता है 9:3:4, 9:3:4। कौन कौन सा क्या आता है ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। 9 तो रेडिश पर्पल आते हैं, लाल बैंगनी, 3 काले बैंगनी आते हैं, और 4 जो हैं वो भूरे कलर के बीजावरण जो रंग हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो क्या आ गया? 9:3:4। याद क्या रखना है आपको? ये रेशियो याद रखना है और ये डेफिनेशन याद रखनी है एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, गैर एलिलिक जीन अंतःक्रिया में लास्ट आएगी कौन सी? कोलेबोरेटिव जीन इंटरेक्शन या कोलेबोरेटिव जीन। तो नंबर 6 देखेंगे, कोलेबोरेटिव जीन। कोलेबोरेटिव जीन क्या है? कोलेबोरेटिव जीन पहले तो परिभाषा पढ़ें इसकी। कोई 2 गैर एलिलिक जीन जो हैं अपने कार्य के लिए पृथक अगर अलग अलग रूप से पाई जाती हैं तो ये अपना कार्य स्वतंत्र रूप से दर्शाती हैं, लेकिन यही दोनों गैर एलिलिक प्रभावी जीन एक साथ आ जाती हैं तो एक नया ही फिनोटाइप उत्पन्न होता है, और दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में अप्रभावी रूप से पाई जाती हैं तो एक अप्रभावी लक्षण प्रारूप जो है वो अपने को प्राप्त होता है। पहले डेफिनेशन देखें, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो क्या बोलेंगे? कोलैबोरेटिव जीन क्या होती है? 2 गैर एलिलिक जीन पृथक रूप से अपना प्रभाव दर्शाती हैं, पृथक पृथक उपस्थित होने पर अपना स्वतंत्र प्रभाव दर्शाती हैं, परंतु एक साथ आने पर दोनों प्रभावी रूप एक साथ आने पर नया लक्षण प्रारूप उत्पन्न होता है। उत्पन्न करती हैं। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा इसमें, एग्जाम्पल हो जाएगा, मुर्गे में कलंगी का रंग, मुर्गे में कलंगी का रंग, कॉम्ब शेप कह दो, कलंगी का आकार, कलंगी का आकार, कॉम्ब शेप इन कॉक। ठीक है, इसको उदाहरण को समझें। एक होगी पी जीन,
कलंगी का आकार कैसा आता है? कलंगी आकार पी जीन की वजह से आता है, पी शेप्ड। अभी इनकी शेप बताते हैं आपको। और अगर कैसा है, आर जीन है तो कैसा आता है? रोज के जैसा पुष्प होता है ना, रोज शेप। लेकिन पी और आर साथ आ गए, पी एंड आर जीन एक साथ आ गए तो एक नया फिनोटाइप आएगा। कैसा? अखरोट के आकार जैसा, वॉलनट टाइप, वॉलनट टाइप या शेप कह दो। और दोनों ही रिसेसिव आ गई, पी एंड आर, ये फॉर्म आ गया तो एकल कॉम्ब बनेगा, सिंगल कॉम्ब। ठीक है जी। कैसी कैसी शेप होती है ये देख लें आप। कलंगी एकल शेप की अगर बात करें तो इस प्रकार की कलंगी पाई जाएगी। ठीक है। वॉलनट शेप की अगर बात करें तो कलंगी कैसी होती है? इस प्रकार की हो जाएगी, इस प्रकार की कलंगी उपस्थित होगी। रोज शेप की अगर बात करें तो कलंगी कैसी होगी? दिस वन, इस प्रकार की। ठीक है। और पी शेप्ड की अगर बात करते हैं तो कलंगी कैसी आती है भैया? इस टाइप की कलंगी ऑब्टेंड होती है। तो ये क्या हो गए? कलंगी के आकार हो गए, किसमें? मुर्गे के अंदर। तो स्थिति क्या क्या बनती है जीनोटाइप की? पी डैश और क्या आ जाए? आर डैश। 9 तो ऐसे बनते हैं, पी डैश स्मॉल आर 3 ऐसे बनते हैं, स्मॉल पी और आर कैपिटल आर और डैश 3 ऐसे बनते हैं। और एक कैसा बनता है? स्मॉल पी स्मॉल आर आया ना। तो दोनों अगर अलग अलग आएंगी तो अपना स्वतंत्र प्रभाव दर्शाएंगी। पी की वजह से कैसा? पी शेप। आर की वजह से कैसा? रोज शेप्ड। अरे समझ रहे हो ना? पी की वजह से पी शेप, आर की वजह से रोज शेप। और ऐसे ही दोनों अगर एक साथ आ गया तो नया फिनोटाइप आ जाएगा। नया फिनोटाइप कौन सा है? वॉलनट शेप्ड। और अगर रिसेसिव फॉर्म यहां पर आ जाती है तो ये रिसेसिव फॉर्म की वजह से कैसा बन जाएगा भाई? ये सिंगल कॉम्ब बन जाता है, सिंगल कॉम्ब। तो रेशियो क्या आ गया अपने पास में? कॉम्ब का मतलब कलंगी। तो रेशियो आ गया 9:3:3:1। क्या ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो नहीं है क्या? बिल्कुल है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है, बताइए वो कौन सा गैर एलिलिक जीन अंतःक्रिया है जिसमें फिनोटाइप जो है वो एग्जैक्टली वही आता है, वही समान रूप से जो है प्रदर्शित होता है जो कहाँ आ रहा था? मेंडल के डाई हाइब्रिड में आ रहा था। तो वो कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन का रेशियो कहलाता है। डाई हाइब्रिड का जीन इंटरेक्शन क्या आया था? वो फिनोटाइप क्या आया था? 9:3:3:1। कोलैबोरेटिव का भी फिनोटाइप क्या आ रहा है? 9:3:3:1 आ रहा है। ठीक है भैया। तो ये अपना क्या हो गया? नॉन एलिलिक जीन अंतःक्रिया की बातें हो जाती हैं। ओके। अब अपन इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एलिलिक और नॉन एलिलिक की। इसको नोट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों अब अपन बात करते हैं एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के न्यूमेरिकल्स की। मॉड्यूल ओपन करें आप, मॉड्यूल ओपन कर लें भाई फटाफट। स्टेज नंबर 1 आ जाएं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई स्टेज 1 में। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, बी तथा ए बी रुधिर वर्ग वाले जनकों के बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? 2 पेरेंट्स हैं, एक का ब्लड ग्रुप बी है, एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा वो पूछा है। ये ए बी है, इसका मतलब निश्चित है इसका एक ही जीनोटाइप बनेगा, आई ए आई बी, यही कंडीशन बनेगी, इसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं है। ये बी है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन सकता है? आई बी होमोजाइगस कंडीशन बन सकती है, या फिर आई बी स्मॉल आई कंडीशन बन सकती है, तो भी ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा?
बी ही कहलाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखें कि पॉसिबिलिटी चाइल्ड में क्या बन सकती है, यहाँ से आई ए आ जाए, यहाँ से आई बी आ जाए, हाँ या ना। तो चाइल्ड में अगर आई ए आई बी कंडीशन हो तो ये बन सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ए ब्लड ग्रुप बन सकता है क्या, यहाँ से आई ए आ जाए, यहाँ से स्मॉल आई आ जाए, तो आई ए स्मॉल आई, तो ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है और ए ब्लड ग्रुप बन सकता है। क्या बी ब्लड ग्रुप बन सकता है क्या, यहाँ से आई बी आ जाए, यहाँ से आई बी आ जाए, तो आई बी कंडीशन आने पर बी ब्लड ग्रुप बन सकता है। आई बी आई जीरो कंडीशन भी बन सकती है, अलग जीनोटाइप भी बन सकता है। तो ए बी बन गया, बी भी बन गया, ए बी भी बन गया। क्या ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है क्या, यहाँ से स्मॉल आई आ जाए, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आई है ही नहीं, तो ओ ब्लड ग्रुप तो नहीं बन सकता। तो 3 बन सकते हैं, ए बी और ए बी। ठीक है, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, उद्यान मटर में मंड का संश्लेषण प्रभावकारी ढंग से होता है। आपको बताया था उद्यान मटर में कैपिटल बी और स्मॉल बी जीन पाई जाती हैं। अगर दोनों कैपिटल बी एक साथ आती हैं तो ज्यादा मंड का संश्लेषण होता है, तो समयुग्मजी बी आने पर। ठीक है, समयुग्मजी गोल बीज युक्त जो पादप होंगे, जो राउंड सीडेड होंगे, उनमें ज्यादा स्टार्च बनेगा। ठीक है, कैपिटल बी ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35, जब गुलाबी पुष्प युक्त एंटीरीनम पादप का परीक्षण संकरण कराया जाता है तो परिणामी संततियों में लक्षण प्रारूप अनुपात होगा। हाँ भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा है ना ये। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखें, गुलाबी पुष्प वाले को करवाया है, तो अपने को पता है गुलाबी पुष्प कौन सा बना था, ये वाला गुलाबी पुष्प कहलाया था। ठीक है, और इसका टेस्ट क्रॉस करवाया है। टेस्ट क्रॉस का मतलब है इस पेरेंट से क्रॉस करवाया है। यहाँ से 2 प्रकार का गैमेट बनेगा, एक तो बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। यहाँ से एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, तो यहाँ पर प्रोजेनी जो बनेगी वो कौन सी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक कैसा बन जाएगा, स्मॉल आर। तो एक तो बन गया कैसा, पिंक गुलाबी, एक तो बन गया पिंक और एक बन गया सफेद व्हाइट। बोलो भाई, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, एक गुलाबी और एक सफेद, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 55 देखें, ओ रक्त समूह वाली संतति निम्न में से किस संकरण से प्राप्त नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 55। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसा है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है आई जीरो या स्मॉल आई भी कहते हैं इसको, ये कंडीशन आई है। तो इससे निश्चित है कि एक पेरेंट से आई आया होगा और दूसरे पेरेंट से भी आई आया होगा। अब अनोदर एलील क्या रही होगी वो देख लें, दोनों में क्या होनी चाहिए, स्मॉल आई होना चाहिए। तो क्या बोलें, ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, संतति में किस संकरण में प्राप्त नहीं हो सकती है। तो किस में प्राप्त नहीं हो सकती है, अगर किसी पेरेंट में स्मॉल आई आए ही नहीं। अब स्मॉल आई किस में नहीं आए, ए में स्मॉल आई आ सकता है, कैसे आ सकता है, आई ए स्मॉल आई ये आ सकता है, बी में स्मॉल आई आ सकता है, ये आ सकता है, ओ में स्मॉल आई निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप कैसा हो, आई ए आई बी हो, तो स्मॉल आई नहीं आ सकता। तो ऐसा ऑप्शन देख लें जिसमें एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी बता रखा है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर 3। अरे जी, क्वेश्चन नंबर 56 देखें, यदि एक अगूटी चूहे का संकरण, अगाउटी कब बनता है, जब दोनों डोमिनेंट एक साथ आती हैं। ठीक है, अगर ये डोमिनेंट अलग अलग आती हैं तो फिर कैसा बनेगा, अगर कैपिटल सी और स्मॉल ए कंडीशन आएगा तो ब्लैक बन जाएगा, लेकिन स्मॉल सी कैपिटल ए और स्मॉल ए या कैपिटल ए ये कंडीशन आएगी तो कैसा बनेगा, एल्बिनिक कंडीशन बनेगी, रंजकहीन बनेगा। करवाया जाता है तो परिणामी संतति में कितने रंजकहीन चूहे उत्पन्न होते हैं। अब रंजकहीन एल्बिनिक पूछ रहा है, तो अपन ने इसको जो माइस का एग्जाम्पल था नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में, उसमें पढ़ा भी था। रंजकहीन तो तब बनता है जब कैपिटल ए कंडीशन आएगी, लेकिन दूसरी वाली कैसी होगी, रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में पाई जाएगी, तो रंजकहीन बनेगा। तो अगाउटी का क्रॉस करवाया। क्वेश्चन नंबर 56 देख लें क्या बोलता है। डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने कहा था नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में परिभाषा याद रखनी है, उनका अनुपात क्या आता है वो अनुपात याद रखना है। एक अगाउटी चूहे का क्रॉस करवाया है, CCAA, ये अगाउटी कहला रहा है।
का किससे करवाया है? रंजकहीन से करवाया है। स्मॉल सी कैपिटल ए इससे करवाया, ये एल्बिनिक है। एल्बिनिक तब बनेगा जब कैपिटल ए के साथ में दूसरी होमोजाइगस रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगी। यहाँ से 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। 4 कौन से? ये इसके साथ चला जाए, ये इसके साथ चला जाए, स्मॉल ए इसके साथ चला जाए, स्मॉल ए के साथ चला जाए, तो 4 प्रकार के गैमेट बन जाएंगे भैया। यहाँ पर कौन कौन से बन गए? कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये यहाँ से एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, स्मॉल सी ये। अब इनसे क्रॉस करके प्रोजेनी बना लो। इसका क्रॉस करवाऊँ तो कैप स्मॉल कैपिटल ए। इसका इससे क्रॉस करवाया तो कैपिटल सी कैपिटल ए। इसका इससे क्रॉस करवाया स्मॉल सी कैपिटल ए। इसका इससे क्रॉस करवाया स्मॉल सी कैपिटल ए। आया ना? मैंने क्या बोला था? ये भी डोमिनेंट, ए भी डोमिनेंट, सी भी डोमिनेंट, ए भी डोमिनेंट, तो ये तो दोनों कैसे बनेंगे? अगाउटी। और कैपिटल ए आए और उसके साथ में रिसेसिव सी आएगी तो ये कैसा बन जाएगा? ये दोनों ही कैसे बन जाएंगे? एल्बिनिक। तो प्रोजेनी टोटल 4 बन रही हैं। 4 में से एल्बिनिक कितने हैं भैया? 2 एल्बिनिक कंडीशन बन रही हैं। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन देख लें कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, एक क्रॉस दे रखा है, कितने प्रकार के युग्मनजी संयोग संभव हैं, जाइगोट कितने बनेंगे? तो इसको भैया क्रॉस से ही देखना पड़ेगा, वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी निकाल लोगे इसको। ए कैपिटल बी, अगला दे रखा है हेटेरोजाइगस सी और हेटेरोजाइगस डी। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63 ये। ठीक है। इसका क्रॉस किससे करवा दिया? ए स्मॉल बी और इसके अलावा हेटेरोजाइगस सी और डी, ये बनेगा। यहाँ से गैमेट की बात करूँ तो होमोजाइगस को 1 बार लिखा जाता है, हेटेरोजाइगस को 2 बार। अब सीक्वेंस काम में ले लो। इसके बाद में सी आएगा तो हेटेरोजाइगस है 2 बार, दोनों को दे दो। डी हेटेरोजाइगस है तो चारों को देना पड़ेगा। बोलो जी। तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। यहाँ अगर गैमेट की बात करूँ तो होमो, इसका मतलब ए बी और डी। मैंने कहा था फोर्कलाइन मेथड में होमोजाइगस को 1 बार लिखा जाता है, हेटेरोजाइगस को 2 बार लिखा जाता है, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो कौन कौन से गैमेट? यहाँ से 2 गैमेट बन गए। यहाँ से गैमेट कितने बन जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब पुन्नेट स्क्वायर में अगर बात करूँ तो इधर तो गैमेट बन रहे हैं 2, इधर गैमेट बन रहे हैं 8, 8 दूनी 16, तो जाइगोट कितने बन जाएंगे? 16 बने जाते हैं भैया। अरे समझ गए क्या? हाँ। तो यहाँ पर देख लो हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है? 1 2 और 3। हेटेरोजाइगस कंडीशन 3 है, इसका मतलब गैमेट अगर निकालूं, गैमेट कितना होता है? 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 2। तो गैमेट कितने बन गए? 8 बन गए। यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है? 1 ही है। तो यहाँ अगर गैमेट की बात करूँ तो गैमेट कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 की पावर 1 कितना? 2। 8 गैमेट इधर बनेंगे, 2 गैमेट इधर बनेंगे। अब अगर जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पूछता तो फोर्कलाइन मेथड काम में ले लो, नहीं तो फिर डायरेक्ट गैमेट निकालो 8 × 2 करके, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? 16 चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64, संपूरक जीन पारस्परिक क्रिया में एक क्रॉस बता रखा है, संकरण से उत्पन्न लक्षण प्रारूप व जीनी प्रारूप की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो 64 में क्या बोल रहे हैं? मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर मिटा देते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहे हैं भैया कि संपूरक जीन की ये बात कर रहे हैं और एक क्रॉस बता रखा है ए बी का क्रॉस किसके साथ में है? स्मॉल ए कैपिटल बी, इसके साथ में क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है। और इसमें लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो लक्षण प्रारूप जीनी प्रारूप की संख्या ज्ञात करें। यहाँ से गैमेट कौन सा बनता है?
ए और बी एक ही प्रकार का बनेगा, यहाँ से गैमेट 4 प्रकार के बनेंगे, ठीक है। तो पुन्नेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो कौन कौन सा बनेगा, यहाँ 4 गैमेट लिख दो, कैप ए कैप बी, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, कैप ए स्मॉल बी, अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हुआ तो ए कैपिटल बी ए स्मॉल बी, यहाँ से एक ही प्रकार का गैमेट है। तो कैसे कैसे जीनोटाइप बन गए, ए बी बी, ये दोनों ए कैप बी स्मॉल बी, ये इसका साथ में क्रॉस ए कैप बी, और ये इसके साथ में क्रॉस स्मॉल ए कैप बी स्मॉल बी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में, संपूरक जीन में अपन ने क्या बोला था कि दोनों डोमिनेंट अगर साथ आती हैं तो सेम फिनोटाइप है, और अलग अलग आती हैं तो ये सेम फिनोटाइप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोटाइप बनेगा सेम फिनो, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, सेम फिनो। अरे संपूरक जीन की डेफिनेशन याद कर लो भैया, ठीक है। एक जीन के एक्सप्रेशन के लिए दूसरी डोमिनेंट जीन की जरूरत होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोटाइप तो कितने बने, 2 प्रकार के, तो फिनो तो बन गए 2, जीनो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, चारों ही जीनो अलग अलग हैं, तो जीनो बन जाएंगे अपने कितने, 4। तो फिनो 2 और जीनो 4, ऐसा कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। रेजी है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लें, मेंडल के द्विसंकर संकरण एक क्रॉस बता रखा है कि F2PD में लंबे तथा बैंगनी पुष्प वाले पादप 1:1 की आवृत्ति में प्राप्त होते हैं। याद करो, अगर मैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस को अगर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अध्ययन करूं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। 9:3:1 अनुपात की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास में, लंबेपन के लिए तो 3:1 आ जाएगा, और पुष्प के रंग के लिए फिर से 3:1 आ जाएगा। यही तो बात है। तो क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखें, द्विसंकर क्रॉस है, टॉल और वॉयलेट। अब टॉल के लिए ड्वार्फ होगा, वॉयलेट के लिए व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3:1 आता है कि नहीं, यहाँ पर कितना आता है, 3:1 आता है, और इन दोनों को मिला दूं तो 9:3:1 आ जाएगा। कहने का मतलब 31 को 31 से गुणा कर दूं, याद है क्या, 1 को 1 से किया 1 को 3 से किया 3 को 1 से किया, यहाँ पे लिखना होता है 3 को 3 से किया 9:3:1 आ जाता है, हाँ या ना। अगर अलग अलग अध्ययन करूं तो ये तो क्या है, टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है, ये क्या है, वॉयलेट है, और ये क्या है, वाइट है, हाँ या ना। तो टॉल और वॉयलेट इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3:3, और 3:3 का मतलब कितना होता है भैया, 1:1। सिंपली इसको ये लिख सकते हैं अपन। तो बात क्या है, सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। पैतृक तथा अपैतृक पादपों का अनुपात कितना होता है, तो अपने को पता है कि 9:3:1 यह है। तो पैतृक जीनोटाइप के अकॉर्डिंग पूछ लिया, फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग तो ये दोनों पैतृक हैं और ये दोनों नए कॉम्बिनेशन है, तो रेशियो आता है 10/6। और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस 9 में एक पादप ऐसा बन रहा था जो RRYY प्रकार का था, और एक पादप ये ऐसा बन रहा था जो RRYY प्रकार का था। ये दोनों ही पैतृक प्रकार थे, तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग कितना आता है, 2/16 आ जाएगा। फिनोटाइप के अकॉर्डिंग 10/16 आता है, और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग 2/16 आता है, लेकिन 1/15 नहीं आता। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। पुनः संयोजक पादप 1/1 की आवृत्ति में होते हैं। पुनः संयोजक ये दोनों ही तो हैं, 3 और 3, ये नए बने हैं, ये दोनों तो पैतृक हैं। ये इसका मतलब 3:3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:1 भी लिख सकता हूँ। तो पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। तो एक से अधिक विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, 4 चला जाता है। ये स्टेज 1 जो है उसके एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए। अरे ओके भाई, आगे बढ़ते हैं स्टेज नंबर 2 में।
हाँ बताओ, स्टेज नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखें स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर 9, मीठी मटर पादप का निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप बैंगनी रंग के पुष्पों के उत्पादन से संबंधित है। तो पर्पल कलर के फ्लावर तो तभी ही बने थे जब कैपिटल सी के साथ में क्या आया था, कैपिटल पी आया था। याद करो, लेथाइरस ओडोरेटस नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ऐसा जीनोटाइप देख लो जिसमें कैपिटल सी के साथ में कैपिटल पी आ रहा हो, पहला ही ऑप्शन ऐसा है। इसके अलावा दूसरे में केवल कैपिटल सी है, तीसरे में केवल कैपिटल पी है, और चौथे में कैपिटल सी है, उसके साथ में स्मॉल पी कंडीशन बता रखी है। तो कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों आएंगे तो कैसा बनेगा, पर्पल बनेगा। तो 9 का आंसर चला जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि पिता एवं बच्चे का जीनोटाइप बता रखा है तो मादा के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप व फिनोटाइप संभव हैं। तो फादर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, फादर और चाइल्ड। फादर का भी कैसा है, IA स्मॉल आई, चाइल्ड का भी कैसा है, IA स्मॉल आई, ठीक है। तो मदर का कैसा रहा होगा, ठीक है। तो देख लें आप, अगर IA यहां से आया है तो स्मॉल आई यहां से आया होगा, फिर अगर स्मॉल आई यहां से आया है तो IA यहां से आया होगा फिर, हाँ या ना। अब मैं बात करूं ए के लिए ये कंडीशन है, तो ए के लिए दूसरी कंडीशन भी बन सकती है क्या, IA कंडीशन बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है। अगर स्मॉल आई यहाँ से आ जाए तो IA यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ओके, अब बी के लिए देख लें, क्या IB स्मॉल आई कंडीशन बन सकती है क्या, बी ब्लड ग्रुप के लिए बिल्कुल बन सकती है। ये तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। यहाँ से क्या हो, स्मॉल आई तो यहाँ से आ जाए और IB जो है वो यहाँ से आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर कंडीशन IA तो यहाँ से आ जाए और स्मॉल आई यहाँ से आ जाए, तो बी ब्लड ग्रुप के लिए एक ही केस बन सकता है। तो ये हो गया बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप। IB पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर IB है ही नहीं। क्या AB हो सकता है क्या, IB कंडीशन हो सकती है क्या कि IA तो यहाँ से आ जाए तो फिर यहाँ से क्या आएगा, IB आएगा, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्मॉल आई तो यहाँ से आ जाए तो फिर IA यहाँ से आएगा, इसका मतलब है AB कंडीशन भी पॉसिबल है। क्या O ब्लड ग्रुप के लिए स्मॉल आई पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। स्मॉल आई तो यहाँ से आ जाए और IA यहाँ से आ जाए, इसका मतलब है O ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है। फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, 4 फिनो। और जीनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, ये जीनो हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जीनो। आंसर देख लें, 4 जीनो और 5 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 2 जीन विस्थलों के प्रभावी युग्म विकल्पी समान लक्षण प्रारूप उत्पन्न करते हैं, चाहे ये पृथक रूप से या एक साथ वंशागत होते हैं, तो यह होगी, क्या कहा जाता है, ये परिभाषा किसकी है, डुप्लीकेट जीन की है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करवा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अगर ये कह देता कि चाहे पृथक रूप से हटा देता और केवल ये कहता कि एक साथ वंशागत होते हैं, तो फिर क्या होता है, सेम फिनोटाइप आता है, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन चला जाता। लेकिन इसमें कह रहा है या तो साथ आए या दोनों डोमिनेंट अलग अलग चली जाएं, और ऐसा डुप्लीकेट रेशियो के केस में देखा जाता है, द्विक जीनों की पारस्परिक क्रिया के दौरान देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, एक पादप है, उसका जीनोटाइप दे रखा है, स्वयं परागण के परिणाम स्वरूप निम्न प्रभावी लक्षण प्रारूपों में से कौन सा जीनी प्रारूप आवृत्ति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखें भैया, 32 प्लांट क्या है, AABB है, इसकी क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी, ये करवा दिया, हाँ या ना। अब अपने से पूछ रहा है कि AABB कैसा आएगा, AA कैपिटल B स्मॉल b कैसा आएगा, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B कैसा आएगा, और कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, ये कितने कितने प्लांट आएंगे। तो याद करो, दोनों डोमिनेंट, यहाँ भी 2 डोमिनेंट, यहाँ भी 2 डोमिनेंट, यहाँ भी 2 डोमिनेंट, इसका मतलब है ये वो नहीं बन रहा क्या 9 3 3 1, इसमें दोनों ही डोमिनेंट आ रही थी, राउंड और येलो,
राउंड एंड येलो। और राउंड एंड येलो में अपने को पता है कि जीनोटाइप रेशियो किस प्रकार आ रहा था, जीनोटाइप रेशियो आ रहा था 122 और 4। इसमें राउंड और येलो का प्योरेस्ट फॉर्म क्या आ रहा था, आर आर वाई वाई। इस आर आर वाई वाई को मैं ए और बी ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, ए बी बी, प्योरेस्ट फॉर्म। दूसरे में क्या करना है, पहले में तो कोई परिवर्तन नहीं करवाना, लेकिन दूसरे में परिवर्तन करवा देना है। अगले में पहले में परिवर्तन करवाना है, दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें दोनों में परिवर्तन करवा दो। बोलो भाई, तो ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस एक ही तो है, तो ऐसा प्लांट एक बनेगा, ऐसे प्लांट दो बनेंगे, ऐसे प्लांट दो बनेंगे, ऐसे प्लांट 4 बनेंगे, 1 2 2 4, ये रेशियो आएगा भैया। ऑप्शन देख लो कौन सा चला जाएगा, 1 2 2 4, ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है। अरे जी है, हाँ, इस पैटर्न के बाकी के क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं भैया आपको। क्वेश्चन नंबर 142 देखें भी, जीन ए और बी सामान्य सुनने के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 142, ए एंड बी दोनों साथ आएंगी तो ही सामान्य हियरिंग कहलाएगी, नॉर्मल हियरिंग। सामान्य सुनने के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। एक बहरा व्यक्ति एक बहरी महिला से विवाह करता है और इनकी सभी संततियां सामान्य सुनने वाली हैं। एक व्यक्ति है, बहरा है, और दूसरी महिला है, ये भी बहरी है, और इनके चाइल्ड कैसे हैं, चाइल्ड वो हैं जिनके पास में ए डैश और बी डैश, क्योंकि मैंने बोला था सामान्य सुनना मतलब ए और बी दोनों आएंगी, तो ए और बी दोनों आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। इनकी संततियां सामान्य सुनने वाली हैं, तो जनकों का जीनी प्रारूप क्या होगा, तो जनकों का जीनी प्रारूप निकालना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो भैया। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए स्मॉल बी और ए स्मॉल बी, यहाँ से गैमेट बनेगा कैप ए स्मॉल बी, यहाँ से गैमेट बनेगा कैप ए स्मॉल बी, तो प्रोजेनी कैसी बनेगी, ए स्मॉल बी। तो प्रोजेनी ऐसी नहीं बनेगी जिसमें दोनों डोमिनेंट आ जाएं, इसका मतलब है ये तो नहीं होगा। तो दूसरा क्रॉस देखें क्या है, हेटेरोजाइगस ए स्मॉल बी, और दूसरी महिला का क्या बता रहे हैं, ए कैपिटल बी और स्मॉल ए, ये कंडीशन बता रखी है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए, स्मॉल बी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसको स्मॉल बी कर लेना बच्चों, क्योंकि इसके साथ में होमोलॉगस की एलील आएगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 142 में ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें कैपिटल बी के साथ में स्मॉल बी करना है आपको। यहाँ से गैमेट कौन सा बनेगा, 2 गैमेट बनेंगे, कैप ए स्मॉल बी, यहाँ से गैमेट स्मॉल ए कैप बी और स्मॉल बी, ये गैमेट बन जाएंगे। अरे बोलो भाई, और ऐसे गैमेट बनते हैं। तो ये वाला जो केस है ये तो क्या बन रहा है, ए बी, इसका मतलब सामान्य सुनने वाला बनेगा। लेकिन बाकी के क्रॉस आप करवाते हो, इसका इसके साथ करवा लो या इसका इसके साथ करवा लो, ये सामान्य सुनने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों डोमिनेंट नहीं आएंगी। अरे समझ गए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखें, ए स्मॉल बी, और इधर क्या है, ए कैप बी, ये है। तो यहाँ से गैमेट आएगा ए और स्मॉल बी, यहाँ से ये भी होमो है, ये भी होमो है, तो ए और कैप बी, इन दोनों से सारे कैसे बनेंगे, ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे बनेंगे। इसका मतलब है ए और बी दोनों साथ आ रही हैं, तो सारे ही ऐसे तो तब बनेंगे जब पेरेंट का जीनोटाइप कैसा हो, ये वाला हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर चला जाएगा। चौथा भी देख लें, फिर भी आप क्रॉस चेक कर लें। फोर्थ ऑप्शन की बात करूं, ए कैप बी और ए कैप बी स्मॉल बी, ये अगर बात करें तो यहाँ होमो है, एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। यहाँ होमो है तो ए आ जाएगा, एक तो कैपिटल बी आ जाएगा और एक बार स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी आ जाएगा। ये कंडीशन की बात करूं तो ए बी बन रहा है, तो कैपिटल ए तो आया ही नहीं, इसका मतलब है ये बहरा बनेगा, तो
तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 चला जाता है भाई। अरे ओके, तो ये अपने जो हैं एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के स्टेज नंबर 2 तक के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, स्टेज नंबर 3 जो है जेनेटिक्स जब एंड होने वाली होगी उस समय आपको एक बार पूरी रिवाइज करवाएंगे। वैसे आपको इस माइनर के लिए जो है उसको अप्रोच भी करना है, इजी क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।